हाँ भाई, मेरे एसएससी के वीर योद्धाओं और बहनों, फिर एक बार आज के लिए लेकर आ गया हूँ 8 अक्टूबर शिफ्ट 1 के जीके के मोस्ट ऑथेंटिक क्वेश्चंस। जो लोग चैनल पे नए आए हैं उनके लिए बता दूं कि सभी शिफ्टों के शिफ्ट वाइज वीडियो हम अपने चैनल पे डालने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, वीडियो को लाइक करना है, बढ़ाना है अपना ज्ञान और बढ़ाना है अपने नंबर। दूसरी बात आपको ये बता दूं कि 7 तारीख के जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन थे जो हम वीडियो में कवर नहीं कर पाए थे, उन्हें शिफ्ट 3 के वीडियो के साथ मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो आप वहां से उनको देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने अपलोड कर दिए हैं इंग्लिश के भी क्वेश्चन, जो यूट्यूब पे गिने चुने एक आध चैनल ही करा रहे हैं, उनमें से हमारा चैनल भी एक है। आपका बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम लोग चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। देवियों और सज्जनों, आपकी टीवी स्क्रीन पे ये रहा पहला सवाल। किसकी बर्थडे पे स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था? तो आपको पता होगा, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इलेक्ट होते ही गए थे अमेरिका। अमेरिका का वो मेडिसन स्क्वायर, जहाँ पे मोदी जी ने प्रण लिया था कि भारत को भी अमेरिका जैसा स्वच्छ बनाना है। स्वच्छ भारत मिशन की हम लोगों ने शुरुआत करी थी और महात्मा गांधी वो युग पुरुष हैं जिनकी बर्थडे पे 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की लॉन्चिंग हुई थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके साथ ये रहा। एक तारीख, एक घंटा, एक साथ वॉज थीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट? ठीक है, तो एक तारीख, एक घंटा, एक साथ स्वच्छता अभियान है। ये अभियान गांधी जी जयंती के उपलक्ष्य में चलाया गया था। इस अभियान के तहत लोग स्वच्छता के लिए 1 घंटे का श्रमदान करते हैं। अभियान का मकसद आसपास के वातावरण में सफाई और स्वच्छता को बढ़ावा देना है। इस अभियान से जुड़ी कुछ और बातें आपके लिए लेकर के आया हूँ। पहली बात तो ये कौन से वर्ष में लॉन्च हुआ था? 2023 में। किसकी अपील पे लॉन्च हुआ था? प्रधानमंत्री मोदी जी की। ठीक है, आप गली मोहल्ला ये सब साफ कर सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। रुक्मणी देवी अरुंडेल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? रुक्मणी देवी अरुंडेल इनमें से किस नृत्य शैली से एसोसिएटेड है? तो पहली बात तो ये हमारी मनमोहन करने वाली डांसर जो हैं ये है रुक्मणी देवी अरुंडेल जी। ये भरतनाट्यम से एसोसिएटेड हैं। और इनके बारे में खास बात क्या है, ये पहली डांसर हैं जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट करी गई थी राज्यसभा में। ठीक है, रुक्मणी देवी अरुंडेल जी। और इन्होंने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया था, ये बार बार एसएससी पूछता है। तो इन्होंने कला क्षेत्र करके एक ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन रखी थी मद्रास में, जो कि अब तमिलनाडु स्टेट के नाम से जाना जाता है। यह है 1967। ठीक है, रुक्मणी देवी अरुंडेल जी। आपको गूगल ना करना पड़े तो इसलिए आपके लिए सारा गूगल मैं करके लाया हूँ। आपको बस क्या करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑर्गेनेल कैन सिंथेस इट्स ओन डीएनए एंड प्रोटीन? मतलब कोशिका के अंदर पाए जाने वाला कौन सा छोटा सा ऑर्गेनल है जो अपना खुद का डीएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकता है? अब इसके बहुत सारे आंसर मुझे देखने को मिले हैं। मैं खुद बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूँ, इसलिए आपसे थोड़ी सी मदद चाहता हूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है प्लांट्स के अंदर, वो खुद अपना डीएनए बना सकता है और प्रोटीन बनाने की उसके अंदर क्षमता होती है। कुछ लोग बोल रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, उसका अपना डीएनए होता है और प्रोटीन बनाने की क्षमता रखता है। कुछ लोग बोल रहे हैं राइबोसोम, जिनको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो वहाँ पे ऑप्शन में क्या था वो आप ज़रूर बताएं, और इसका करेक्ट आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। बायोलॉजी का मुझे उतना परफेक्ट इसका आंसर नहीं मिला। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सेंसस एक्ट किस ईयर में पास किया गया था? मतलब भारत में, आज़ाद भारत में। आज़ाद भारत पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है। सेंसस एक्ट जो है वो किस ईयर में पास किया गया था? तो आज़ाद भारत में 1948 में सेंसस एक्ट पास किया गया था। सेंसस से रिलेटेड बार बार सीजीएल में भी क्वेश्चन आया है, एमटीएस में भी आगे भी आएगा। तो एक एडिशनल फैक्ट आपके लिए लेकर के आया हूँ। फर्स्ट सेंसस जो भारत में हुआ था वो 1872 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? अध्यक्षता नहीं, कौन उस समय वॉइसरॉय था भारत का? तो लॉर्ड मायो वॉइसरॉय थे। लेकिन ये कंप्लीट सेंसस नहीं था, ये केवल एक ट्रायल था जो कुछ एरियाज में किया गया था। पहला कंप्लीट सेंसस भारत में कब किया गया था? 1881 में। उस समय वॉइसरॉय कौन थे? लॉर्ड रिपन। 2011 में जो हमारा सेंसस हुआ है वो 15वां नंबर का सेंसस है, और आज़ाद भारत का वो 7वां सेंसस है। ठीक है, 1921 में जो सेंसस हुआ था उसमें एक बड़ी खौफनाक चीज़ निकल के आई थी। वो ये है कि एक्चुअल पॉपुलेशन भारत की घट गई थी।
पॉपुलेशन वृद्धि दर नहीं, पॉपुलेशन खुद ही घट गई थी, क्योंकि उससे पहले वाले डेकेड में मतलब 1911 से लेकर 1921 के बीच में वॉर्स भी बहुत सारी हुई थी और बंगाल में फैमाइंस वगैरह आ गए थे, जिन वजह से भारत की एक्चुअल पॉपुलेशन घटी है। ये अभी तक केवल एक ही सेंसस में हुआ है, इसलिए 1921 वाला इंपॉर्टेंट है। ये सभी फैक्ट आपके लिए लेकर के आ गया हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग चलते हैं। सेंसस पे ही एक और सवाल आया था, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ हिंदू इज इन विच स्टेट। मतलब 2011 के सेंसस के हिसाब से भारत में हिंदुओं की जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, जहाँ से हिंदू शेरनी कंगना रणावत आती हैं, हिंदुओं की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। कोई यूनियन टेरिटरी अगर आपसे पूछ ले तो याद रखना दादर और नागर हवेली। ये कहाँ पे पड़ती है? ये पड़ती है गुजरात में, जहाँ से मोदी जी आते हैं, हिंदू हृदय सम्राट। परसेंटेज अगर आपसे पूछ लें तो 93.93, ठीक है। और अगर हिंदूज़ की परसेंटेज पूरी कंट्री में पूछ ली जाए, क्योंकि सीजीएल में पूछी गई थी जैन या फिर सिख्स की, तो 79.8% जो है वो भारत की पूरी जनसंख्या का हिंदू हैं। अगर हिमाचल प्रदेश में आपसे परसेंटेज पूछ ली जाए तो 95.17% ऑफ हिमाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो हिंदू है। हिंदुओं का पूछ लिया, अब लीस्ट हिंदू कहाँ पे मिलते हैं? तो अगर स्टेट की बात करी जाए तो मिज़ोरम में 2.75, यानी 3.25% ही केवल हिंदू हैं, बाकी ट्राइबल्स हैं और क्रिश्चियन हैं। और अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी की तो लक्षद्वीप में सबसे कम हिंदू हैं 2.77%, बाकी पॉपुलेशन उनकी मुस्लिम है। लेकिन ये नेटिव पॉपुलेशन की बात हो रही है। लक्षद्वीप में आप किसी भी समय जाएंगे टूरिस्टों से खचाखच भरा हुआ रहता है और सारे टूरिस्ट ज़्यादातर हिंदूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की, हु वॉज द राइटर ऑफ गीत गोविंद? गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर आपको जयदेव लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन उस महान शख्सियत के बारे में केवल जयदेव कह देना गलत है। उनका नाम है पूरा जयदेव गोस्वामी, क्योंकि ये वैष्णव संप्रदाय के एक संत में से आते हैं जिन्होंने कृष्ण की महानता और उनके साथ गोपियों के रास की महानता को गाते हुए गीत गोविंद लिखी थी। गीत गोविंद से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि गीत गोविंद में जयदेव गोस्वामी जी जो हैं वो श्री कृष्ण के 10 अवतारों का वर्णन करते हैं। उसमें कृष्ण को नहीं इंक्लूड किया गया है खुद को। जब उनसे कहा गया कि विष्णु के 10 अवतारों में तो कृष्ण भी हैं, तो उन्होंने मना करा। उन्होंने कहा ब्रह्म संहिता को कोट करते हुए, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह सर्व कारण कारणम अनादिर आदिर गोविंदम। मतलब ईश्वर स्वयं कृष्ण है, वो विष्णु के थ्रू अवतार लेते हैं, न कि विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण आते हैं। ठीक है, रिवर्स है। मतलब उनके हिसाब से कृष्ण हायर हायरार्की में है विष्णु से। ठीक है, टेक्निकल बात है, वैष्णव संप्रदाय से रिलेटेड, मैंने इस बारे में खूब पढ़ा है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपके लिए क्या काम की बात है। और राइटर्स जिन्होंने क्या क्या फेमस बुक लिखी हैं हमारी मिडीवल या फिर एंशंट में, तो कालिदास जी ने लिखी है मेघदूत, कुमार संभवम और अभिज्ञानम शकुंतलम। कालिदास जी हमारे संस्कृत के फेमस राइटर हैं। ये तीनों बुक्स मैंने संस्कृत में ही पढ़ी हैं, बिकॉज मैं संस्कृत पढ़ सकता हूँ और मुझे संस्कृत में बोलना आता है। ये पूरा सेशन आप चाहो तो मैं संस्कृत में ले सकता हूँ। आई एम वेरी मच फ्लुएंट इन संस्कृत। सोमदेव जी ने कथा सरित सागर लिखी है। फिर एक और बहुत अच्छी जो प्ले लिखा गया था शूद्रक जी के द्वारा लिखा गया था मृच्छ कटिकम। हल ने लिखी है कथा गाथा सप्तशती और भास्कराचार्य जी ने लिखी है सिद्धांत शिरोमणि। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये आने की संभावना है। भास्कराचार्य जी ने लिखा है सिद्धांत शिरोमणि, हल ने लिखा है गाथा सप्तशती, शूद्रक ने लिखा है मृच्छ कटिकम, सोमदेव ने लिखा है कथा सरित्र सागर और कालिदास जी ने लिखा है मेघदूत, कुमार संभवम और अभिज्ञानम शकुंतलम। ये सारी बातें हमें याद रखनी है। और क्या याद रखना है? वीडियो पे लाइक का बटन दबाना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भीष्म साहनी ने कौन सी बुक लिखी है? ये एज इट इज़ रिपीट क्वेश्चन है, कल भी जो पूछा गया था ऐसे निर्लज्ज हो गया है। जो लोग एनालिसिस नहीं देख रहे हैं उनके लिए नुकसान है, आप लोग देख रहे हैं, आप लोग फ़ायदे में हैं। बुक का नाम है तमस, जो इन्होंने रावलपिंडी में भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था उसको जब उन्होंने अपने बचपन में देखा था उसी को शब्दों के रूप में उकेरा है। और हिंदी साहित्य का इतना मार्मिक ये एक वर्णन है कि आप मतलब देखेंगे तो आपके आंसू निकल पड़ेंगे। बुक का नाम है तमस।
हाइट पूछी थी कंचनजंगा की। कंचनजंगा की पहाड़ियों का सुंदर चित्र आपके सामने लेकर के आया हूँ। ये पहली बात तो दिखती कहाँ पे है, ये हिमालय की चोटी में, मतलब हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है। ये सिक्किम से दिखती है। 2023 में जब मैं सिक्किम घूमने गया था तो एक छोटी सी स्टोरी है। हमने एक होटल में रुके, होटल वाले ने कहा कि भाई यहाँ से कंचनजंगा का बेस्ट व्यू आएगा, बेस्ट व्यू आएगा। और बेस्ट व्यू के चक्कर में पर डे का किराया 7,500 रुपये था। खैर, इसकी हाइट पूछी थी 8586 मीटर। ये वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक है, ये हमें बात याद रखनी है। और ये सिक्किम से हमको देखने को मिलती है। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी टीवी स्क्रीन पे ये रहा। विच डायनेस्टी सक्सीडेड द मौर्यन एम्पायर, मतलब मौर्य एम्पायर के पतन के बाद किस राजवंश का उत्थान हुआ था? तो शुंग डायनेस्टी का उत्थान हुआ था। और ये हुआ कैसे था? पुष्यमित्र शुंग, जो कि मौर्य वंश के एक सेनापति के रूप में स्थापित थे, उन्होंने भरे दरबार में आखिरी मौर्य किंग बृहद्रथ की गर्दन काट दी थी। सब लोग स्तब्ध हो गए थे और खुद बैठ गए थे गद्दी पे। और उन्होंने स्थापना करी थी शुंग राजवंश की, जिसने ब्राह्मणिकल सुपीरियरिटी, मतलब ब्राह्मणों को वापस उन्होंने आधिपत्य स्थापित किया था। मौर्य एम्पायर के समय बुद्ध जो हैं वो बहुत ज़्यादा हावी हो गए थे। उन बुद्धों के चैत्यों का नाश किया गया था और ब्राह्मण और वैदिक संप्रदाय का इन्होंने प्रचार प्रसार किया था। पुष्यमित्र शुंग। अगला क्वेश्चन आया था, लीड सल्फेट प्लस कॉपर सल्फेट अगर भिड़ेंगे तो लीड सल्फेट बन जाएगा और कॉपर रिप्लेस हो जाएगा, ऐसा क्यों है? भाई ऐसा इसलिए है कि क्यों लीड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। ज़्यादा रिएक्टिव लोग जो हैं वो लेस रिएक्टिव लोगों को साइड में कर देते हैं। जैसे मोदी जी ने अपने विपक्ष को साइड में कर दिया है, ठीक वैसे ही। खैर, हमें पॉलिटिक्स से क्या मतलब, हमें तो मतलब है वीडियो को देखने में, आपका ज्ञान बढ़ाने में और आपके नंबर बढ़ाने में। मेजर सी पोर्ट पूछे थे भारत में। माइनर सी पोर्ट बहुत सारे हैं, 50 के लगभग हो गए हैं, लेकिन मेजर सी पोर्ट जो हैं वो भारत में टोटल अभी उनकी संख्या 13 है। ये बात हमें याद रखनी है। और क्या याद रखना है? वीडियो को लाइक करना। वैसे एक बात बताओ, तुम लोग लाइक क्यों नहीं करते यार? ये लाइक बचा के तुम कहाँ जाओगे? ऐसा तो है नहीं कि तुमसे कोई पैसे छीन लेगा। भाई वीडियो को लाइक करें, उससे ही हमें मोटिवेशन मिलता है। आर्टिकल 46 प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 किसके अधिकारों को संरक्षित करता है? तो ये संरक्षित करता है शिक्षा और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन, स्पेशली शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, ये एंकरेज करता है इसके साथ साथ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल इंडियंस। ठीक है, मतलब जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हैं उनके शिक्षा के और आर्थिक अधिकारों को ये संरक्षित करता है। ये इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, 14 कराऊँ उससे पहले बता दूं कि शिफ्ट 3 में जो अभी मैं यहाँ पे कवर नहीं करवा पा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन कवर कराऊंगा, तो आप शिफ्ट 3 का वीडियो जरूर देखें। हु इज़ द विनर ऑफ ललित कला अकेडमी नेशनल अवार्ड 2023, मतलब ललित कला अकेडमी का जो नेशनल अवार्ड है 2023 का, उसके विजेता कौन है? तो उसके विजेता है पवन कुमार जी। और इन्हें किस क्षेत्र में मिला है? फोटोग्राफी के क्षेत्र में, उत्कृष्ट फोटोग्राफर हैं। क्वेश्चन नंबर 15। विच आर्टिकल अलाउज अटॉर्नी जनरल टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अटॉर्नी जनरल को ये पावर देता है कि वो लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी सेशन को अटेंड कर सकते हैं, वहाँ पे स्पीच भी दे सकते हैं? तो आर्टिकल है 88। और ये केवल अटॉर्नी जनरल को ही नहीं, किसी भी मिनिस्टर को पावर देता है कि वो भले लोकसभा का हो तो वो राज्यसभा में जा सकता है, या वो राज्यसभा का हो तो वो लोकसभा की कोई सी भी मीटिंग को अटेंड कर सकता है। केवल बाध्यता क्या है कि वो उस हाउस की वोटिंग में पार्ट नहीं लेंगे। मतलब कोई बिल अगर पास होने वाला है, उस पर वोटिंग चल रही है, तो आप वहाँ पे अटेंड कर सकते हैं, लेकिन वोटिंग में पार्ट नहीं लेंगे। वरना पता चला मोदी जी ने अपने भेज दिए सारे मित्रों को, जाओ भाई राज्यसभा से पास करा लाओ। ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? वीडियो पे लाइक, चैनल पे सब्सक्राइब। अच्छा, साइकिलिंग में पिलोटॉन किसे कहा जाता है? इन साइकिलिंग व्हाट इज पिलोटॉन? तो पिलोटॉन क्या होता है? किसी ग्रुप या टीम जो होता है, गुच्छा जो चलता है साइकिलिस्ट का एक साथ, उसको पिलोटॉन कहते हैं। यही है दोस्तों आज के वीडियो। आपको क्या करना है? चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बढ़ाना है अपना ज्ञान।